हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। इससे पहले हम आप लोग को पढ़ा चुके थे प्रश्नावली का अर्थ, परिभाषा और मौलिक विशेषता। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्रश्नावली के प्रकार और प्रश्नावली के निर्माण की प्रक्रिया और प्रश्नावली के प्रयोग पद्धतियां। ठीक है, काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। ये सिर्फ 3 क्लास होगा, इसका 3 लेक्चर होगा। प्रश्नावली का एक क्लास हो चुका है, ये दूसरा क्लास होगा और तीसरा क्लास में आप लोग को प्रश्नावली के गुण और दोष और इसकी एक अच्छे प्रश्नावली की विशेषता क्या हो सकता है, इसके बारे में काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे और काफ़ी सरल शब्दों में आप लोग को समझाए थे। ठीक है, और आप लोग को पॉइंट, जितना पॉइंट बता रहे याद रखना है, तभी एग्जाम में अच्छा मार्क्स आता है। काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का, चाहे आप यूजी का स्टूडेंट हो, पीजी का स्टूडेंट हो या किसी का, जिसका भी सिलेबस में क्वेश्चन आयर यानी प्रश्नावली है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल एग्जाम हो, ठीक है, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड है अवलोकन, इससे रिलेटेड साक्षात्कार, ठीक है, उस सब आप लोग को पढ़ाएंगे। जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, उस लेसन को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग को हम कुछ दिनों के बाद हम क्वेश्चन देखने के बाद काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन को हम बताएंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम में कौन क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, वही क्वेश्चन को बताएंगे जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। हम आज आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, तो प्रश्नावली के प्रकार पढ़ाएंगे, इसका प्रश्नावली निर्माण की प्रक्रिया पढ़ाएंगे, प्रश्नावली का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रश्नावली के प्रयोग की पद्धतियां पढ़ाएंगे। ठीक है, इनका प्रयोग पद्धतियां क्या है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को बताते हैं, इसका प्रकार बताते हैं सबसे पहले। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, और काफ़ी सरल शब्दों में बताते हैं। अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं फर्स्ट क्लास, तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास देखने का प्रयास कीजिए, उसके बाद सेकेंड क्लास आप देखिएगा प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया। जब तक आप फर्स्ट क्लास नहीं देखेगा तो आप लोग को इसे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अभी क्या आप लोगों को प्रश्नावली के प्रकार के बारे में विस्तार से बना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आए। ठीक है, इनका प्रकार कितना प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ बता रहे कि इसका प्रकार में देखिए क्या होता है, काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान में अनेक प्रकार के प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या होता है, सामाजिक अनुसंधान होता है। सामाजिक अनुसंधान में, सामाजिक शोध में अनेक प्रकार के प्रश्नावली है उसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावलियों का वर्गीकरण अनेक आधारों को सामने रखकर किया जाता है। इसमें से मुख्य आधार निम्नलिखित है। देखिए प्रश्नावली को अनेक आधार रखकर सामने किया जाता है। मान लीजिए आपके सामने कई ऑप्शन है, उसको रखकर जब हम उसे मुख्य क्या बोलते हैं, जब वर्गीकरण किया जाता है, कई अनेक आधार को रखकर मुख्य आधार निम्नलिखित आधार पर प्रश्नावली का ये अवलोकन करते हैं। ठीक है, तो पहला है सूचनाओं के आधार पर। क्या पहला पॉइंट क्या होगा, सूचनाओं के आधार पर। ठीक है, पहला पॉइंट नहीं होगा। देखिए सूचनाओं के आधार पर G.N. लुंडबर्ग ने सूचनाओं के आधार पर प्रश्नावली को 2 श्रेणियों में बांटा है। जो G.N. लुंडबर्ग है वो प्रश्नावली को प्रश्नावली को 2 श्रेणियों में, सूचनाओं के आधार पर प्रश्नावली को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। ठीक है, देखिए पहला है तथ्य संबंधित प्रश्नावली। ठीक है, दूसरा है मत एवं मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली। ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए तथ्य संबंधित प्रश्नावली इस प्रकार की, पहला क्या है, तथ्य संबंधित प्रश्नावली आपको याद रखना है, प्रकार आपको याद रखना है प्रिय स्टूडेंट, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप पॉइंट नहीं याद रखिएगा, लिख ही नहीं पाइएगा, तो फिर आप ये नहीं अच्छे से लिख सकते प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता, क्योंकि आप लोग को पॉइंट तो रटना ही पड़ेगा। बिना पॉइंट रटे हुए कोई उपाय नहीं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले तथ्य संबंधित प्रश्नावली इस प्रकार माना जाए तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तथ्य संबंधित प्रश्नावली ये बोला जाता है कि जो इस प्रकार का जो प्रश्नावली सामाजिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, जो प्राप्त होता है उसको करने के लिए किया जाता है। अतः इसमें उसी तथ्य जैसे कि परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उसके बाद समूह के सदस्यों में राजनीतिक विज्ञान, सहभागिता इत्यादि से संबंधित प्रश्न को ही सम्मिलित किया जाता है।
ठीक है। इसमें तथ्य संबंधित प्रश्नावली होता है, तो इसमें एक लाइन में समझे तो तथ्य समझ मतलब तथ्य यानी जानकारी प्राप्त करना, इसमें समान जानकारी प्राप्त करना होता है। ठीक, इसमें समान जानकारी की प्रश्न में क्या है नहीं है, प्रश्नावली कैसे शुरुआत किया था, प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न, समान जानकारी उसकी सीमा क्या है, प्रश्न क्यों बनाया गया, क्या समस्या, ठीक है, सामान्य जानकारी प्राप्त करना होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मन एवं मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली। देखिए मत यानी मत और मनोवृत्ति जो शोधकर्ता होते हैं, जो शोधकर्ता घटनाओं से संबंधित एकदम घटनाओं से जो उत्तरदाता होते हैं, वो घटनाओं से संबंधित शोधकर्ता उसे जानते हैं, वो जो घटना घटा है उस पर उससे विचार लेते हैं। ठीक है। जब बोला गया है जब प्रश्नावली का प्रयोग व्यक्तियों से किसी घटना या परिस्थिति अथवा अन्य वस्तु से संबंधित मतों एवं मनोवृत्तियों को जानने के लिए किया जाता है तो उसे हम मत एवं मनोवृत्तियों संबंधित प्रश्नावली कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी रेडियो या टेलीविजन के प्रोग्राम पर परीक्षण पद्धति के बारे में व्यक्तियों के मत जानने के लिए निर्मित प्रश्नावली के मत प्रश्नावली कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि घटना परिस्थिति से संबंधित सूचनाएं प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए कोई वहाँ किसी प्रकार का घटना हुआ है और वहाँ पे उस आदमी को देखा है, तो शोध करता होते हैं, वो जाके घटना को एकदम बारीकी से उससे पूछते हैं, तथ्य से उससे आंकड़ा सूचना प्राप्त करते हैं। इसे मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली, मनोवृत्ति यानी उसके मन से जो देखा है उसका आंकड़ा एकत्रित करना होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, देखिए दूसरा पॉइंट है इसका प्रीवियस। तीसरा पॉइंट है संरचित प्रश्नावली, उसके बाद असंरचित प्रश्नावली, उसके बाद प्रतिबंधित प्रश्नावली यानी बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली और चित्रमयन प्रश्नावली या मिश्रित प्रश्नावली। आपको याद रखना है पहला तथ्य संबंधित प्रश्नावली, दूसरा मत एवं मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली, तीसरा संरचित प्रश्नावली, चौथा असंरचित प्रश्नावली, पांचवा प्रतिबंधित प्रश्नावली या बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली। ठीक है। सातवां चित्रमय प्रश्नावली और आठवां मिश्रित प्रश्नावली। ठीक है। देखिए संरचित प्रश्नावली क्या होता है, अगर एक शब्दों में बोले तो सूचना एकत्रित करने से पहले प्रश्न बना लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कहीं जाते हैं तो कहीं जाने से पहले हम देखिए मान लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले आपको मन में प्रश्न बना लेना होगा कि हमें यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुकना, तब हमें यूनिवर्सिटी जाना है। ठीक है। उस तरह आपको नहीं समझ में आया। अगर आप मान लीजिए आप घर में, ठीक है, आपके घर में किसी प्रकार का डिसीजन लिया जाता है तो सबसे पहले सारे लोग बैठ के बनाने से पहले डिसीजन ले लेते हैं। घर बना रहे थे तो यहाँ पे ये रूम होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे गेस्ट रूम होगा। ठीक है। इसी प्रकार वहाँ पे बोला जाता है कि सूचना एकत्रित करने से पहले प्रश्न बना लेते हैं इसे, और इसमें किसी प्रकार का बदलाव फिर नहीं करते हैं। जब हम प्रश्न बना लेते हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाता। ये संरचित प्रश्नावली होता है। जैसे बोल सकते हैं संरचित प्रश्नावली, अध्ययनकर्ता सूचना एकत्रित करने से पहले प्रश्न बना लेते हैं। अध्ययनकर्ता जो शोधकर्ता हो सूचना एकत्रित करने से पहले प्रश्न को बना लेते हैं और फिर इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं करते। इसे हम संरचित प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है। जब हम प्रश्न तैयार करते किसी प्रकार का फेर बदल नहीं करते हैं तो उसे हम संरचित प्रश्नावली कहते हैं। संरचित प्रश्नावली उसे कहते हैं जिसका रचना अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व ही उद्देश्य को सामने रखकर कर ली जाती है। देखिए क्या बोला गया है कि संरचित प्रश्नावली उसे कहते हैं जिसका अध्ययन प्रारंभ से मान लीजिए ऐसे अध्ययन किया जाता है कि उसका अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व उद्देश्य को सामने रखकर किया जाता है। क्या उद्देश्य को सामने रखकर किया जाता है। उसके बाद इससे पूर्व निश्चित एवं स्पष्ट प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सूचनादाता सुगमता पूर्वक दे सके, और जो सूचनादाता होते हैं एकदम सुगम एकदम सरल तरीके से उसका उत्तर दे सके। प्रश्नों का प्रकार चाहे बंद हो या खुला। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न आप लोग को बताएंगे, बंद प्रश्नावली बताएंगे, खुला प्रश्नावली बताएंगे। ठीक है। ये बताया गया वे पूर्व वर्णित तथा लिखित होते हैं संरचित प्रश्नावली का प्रयोग सामान्यतः किसी पहलू के बारे में निश्चित सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है तो किसी के निश्चित पहलू के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है।
असंरचित प्रश्नावली। ठीक है, अब संरचित प्रश्नावली पढ़ें। अब इसके बाद है असंरचित प्रश्नावली। ठीक है, असंरचित प्रश्नावली क्या कहता है, अगर एक शब्दों में बोलेंगे तो अध्ययन करता अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्रश्न तैयार करता है, इसमें प्रश्नों की संख्या में हेर फेर कर सकता है, बदल सकता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप घर में किसी प्रकार का काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे काम करने जाइएगा, तब जाके हम वहाँ पे क्वेश्चन तैयार करेंगे। तब वो क्वेश्चन तैयार करेंगे तो हम मान लिए कि यहाँ पे लेफ्ट साइड हम गेस्ट रूम रखे और राइट साइड हम आप हॉल रखे, तो वहाँ पे चाहे नहीं, हमको लेफ्ट साइड ही गेस्ट रूम रखना है और इसके साइड अपोजिट में रखना है या हॉल रखना है। तो यहाँ पे आप फेर बदल कर सकते हैं, आप स्वतंत्र, उसी को असंरचित प्रश्नावली कहते हैं। देखिए, अध्ययन करते हैं अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्रश्न तैयार करता है, प्रश्नों की संख्या में बदलाव करता है उसे, और बदलाव करने के लिए स्वतंत्र, उसे हम असंरचित प्रश्नावली कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप कॉलेज जा रहे हो या यूनिवर्सिटी जाते हो, तो वहाँ पे जाने के बाद आप किस प्रकार के आपको प्रश्न करना है, तो वहाँ पे आपको कुछ पूछना है, तो वहाँ पे जाने के बाद आपका माइंड का काम करेगा कि हमको इस तरह का प्रश्न मिलता है, तो आप वहाँ पे बैठकर आराम से प्रश्न बना सकते हैं और उस प्रश्न में आप फेर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो। वहाँ जाकर प्रश्न संरचित प्रश्नावली में होता है कि आप पहले से प्रश्न बना सकते हैं, और असंरचित प्रश्नावली में होता है कि वहाँ जाकर प्रश्न बनाएंगे। इस प्रकार की प्रश्नावली से पहले से ही प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जा सकता, अर्थात इससे पूर्व संरचित एवं निश्चित प्रश्न नहीं होते, अपितु केवल उन विषयों अथवा बिंदुओं का उल्लेख होता है जिसके बारे में सूचना एकत्रित करनी है। इसमें वास्तव में प्रश्न लिखे ही नहीं होते, और इसमें वास्तव में प्रश्न लिखे ही नहीं होते, केवल प्रश्नों के बारे में कुछ संकेत होते हैं। और बात करें तो वास्तव में प्रश्न लिखे नहीं होते, सिर्फ कुछ संकेत होते हैं, कुछ आपको संकेत दे दिया जाता है। इसलिए इसे साक्षात्कार निर्देशिका भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सूचनादाता के पास डाक द्वारा नहीं भेजा जाता, और क्योंकि ये सूचनादाता के पास डाक के द्वारा नहीं भेजा जाता, इसलिए प्रचलित अर्थ की दृष्टि से यह वास्तव में प्रश्नावली ही नहीं है। और बात करें तो वास्तव में प्रश्न के वहाँ जाने के बाद क्या क्वेश्चन तैयार करना है नहीं करना, वहाँ कैसे पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार है बंद प्रश्नावली। ठीक है, बंद प्रश्नावली किसको कहते हैं, तो शाब्दिक अर्थ में एक लाइन में समझे, अध्ययन करता ऐसे प्रश्नों को बनाता है जिसमें वैकल्पिक उत्तर दिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न के साथ साथ आपको आप लोग को वैकल्पिक उत्तर भी देना था। कहने का तात्पर्य जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है ना, कि मान लीजिए आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, या ऐसे ऑप्शन रहता है ना, ऑप्शन को ही प्रतिबंधित प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है, या बंद प्रश्नावली कहते हैं। इसमें वैकल्पिक उत्तर दिए जाते हैं। इसी अध्ययन करता ऐसे प्रश्नों को बनाता है जिसमें प्रत्येक प्रश्न के साथ वैकल्पिक उत्तर भी दिए जाते हैं। काबिल वैकल्पिक उत्तर दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में सभी प्रश्न बंद होते हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के साथ उसके संभावित वैकल्पिक उत्तर भी दिए जाते हैं। सूचनादाता को उपयुक्त विकल्प का चयन करके उस पर केवल टिक का निशान लगाना होता है। देखिए, आपके पास जब उत्तर होता है, आप कोई भी एग्जाम लिख रहे, चाहे नेट का एग्जाम लिख रहे हो, नीट का एग्जाम लिख रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम लिख रहे हो, तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें टिक लगाना होता है। उसे हम क्या कहते हैं, बंद प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नावली को बंद प्रश्नावली अथवा सीमित प्रश्नावली भी कहते हैं। आजकल अधिकांश अध्यायों में इसी प्रकार के प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बोलते हैं, क्या आपको पता है कि सरकार में और सरकारी उद्योग धंधे में कुछ नौकरियां अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है या रिजर्व है, हाँ या नहीं। तो आप लोग को सिर्फ इसमें टिक लगाना है, हाँ तो इसमें टिक लगाना, नहीं तो इसमें टिक लगाना है। आप लोग को इस तरह का ऑप्शन दिया जाता है, उसे हम बंद प्रश्नावली कहते हैं। और खुली प्रश्नावली किसे कहते हैं, तो खुली प्रश्नावली को उससे कहते हैं जिसमें कोई वैकल्पिक उत्तर नहीं होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया क्या भारत के वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, इसमें किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक उत्तर नहीं दिए होते, इसे हम खुली प्रश्नावली कहते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे प्रश्नों की सूची जिसमें कोई वैकल्पिक उत्तर नहीं दिए जाते, या
वह प्रश्नावली है जिसमें ऐसे प्रश्नों की रचना की गई जिसके उत्तर असीमित अथवा खुली होने से तथा उत्तरदाता को ठीक समझाता है, ठीक है, और वह उत्तर लिख देता है, ठीक समझाता और लिख देता है। इस प्रकार के प्रश्नावली को असीमित प्रश्नावली अथवा खुली प्रश्नावली भी कहा जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग अधिकतर व्यक्तियों के मत अथवा राय जानने के लिए किया जाता है। क्या ऐसे के लिए अधिकतर बात करें तो एक व्यक्ति के राय जानने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऐसे अध्याय में वैकल्पिक उत्तर पहले से ही देना संभव नहीं है और ऐसे समय में हम वैकल्पिक उत्तर पहले से दे ये संभव नहीं है। प्रश्न के नीचे कुछ स्थान सूचनादाताओं द्वारा दिए जाने पर उत्तर को छोड़ दिया जाता है और कुछ स्थान द्वारा सूचनादाता द्वारा दिए जाने वाले उत्तर को छोड़ दिया जाता है। उत्तरदाता अपने विचारानुकूल प्रश्नों का उत्तर निर्धारित स्थान पर देने के लिए स्वतंत्र होता है। आजकल सामाजिक अनुसंधान में इस प्रकार की प्रश्नावली का बहुत कम प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर गणतंत्र दिवस के परेड दिखाने में आपको भी कोई कठिनाई हुई है, यदि हुई है तो किस तरह की संक्षेप में वर्णन करें। देखिए उसके बाद आप लोग को डॉट 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 करके लिखा हुआ आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसी को खुली प्रश्नावली कहते हैं। इसको आप में लिखना होगा, एकदम लंबा शब्दों में लिखना, जिसमें ठीक एक में कोई वैकल्पिक उत्तर नहीं होगा। मिश्रित प्रश्नावली शब्द से ही आप लोग को पता चल रहा होगा, मिश्रित प्रश्नावली जिसमें सभी लोग का मिश्रण होता है, ठीक है। मिश्रित प्रश्नावली ऐसे प्रश्नों की सूची जिसमें प्रश्न के उत्तर से संबंधित चित्र बना होता है, ठीक है। चित्र बना उसे हम चित्र में, सॉरी ये नहीं होगा प्रिय स्टूडेंट, ये वाला अभी नहीं होगा। इसमें मिश्रित प्रश्नावली के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिश्रित प्रश्नावली में ये होता है कि इस प्रकार की एकदम सरल शब्दों में समझेंगे कि मिश्रित प्रश्नावली किसे कहते हैं। तो सभी प्रकार के प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न का निर्माण किया जाता है, उसे मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं, ठीक है। मिश्रित प्रश्नावली, तो इस प्रकार की प्रश्नावली को बंद या खुला दोनों प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें मिश्रित में खुला भी प्रश्न होता है और इसमें खुली प्रश्न भी होती है और सम्मिलित प्रश्न भी होता है, ठीक है। अधिकतर प्रश्नावलियों में दो प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। साथ ही साथ कुछ प्रश्नों की प्रकृति भी मिश्रित प्रकार की होती है, अर्थात वैकल्पिक उत्तरों के साथ साथ स्थान या उसके विचार लिखने के लिए भी छोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं, कभी आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ अनुसूचित जाति से संबंधित कोई बुरा वार्ता तो नहीं हुआ है, क्या आप अनुसूचित जाति से हैं? तो पहले हाँ या ना में टिक लगा सकते हैं, वैकल्पिक उत्तर है। यदि हुआ है तो विवरण मुझे बता, और आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। उसे हम अब जो पूरा लिखना होता है उसे हम खुली प्रश्नावली कहते हैं, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे जो डॉट 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 दिया यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। आप लोग मिश्रित मतलब मिक्स होगा, इसमें खुली प्रश्नावली भी होगी और बंद प्रश्नावली का भी मिश्रण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है चित्रमयन प्रश्नावली। चित्र के द्वारा प्रश्नों को हम दर्शा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नावली में प्रश्नों की संभावित उत्तर चित्रों द्वारा दिखाया जाता है। इस अर्थ में यह भी प्रतिबंधित प्रश्नावली का एक ही रूप है, क्योंकि इसमें भी उत्तर चित्रमय संकेतों से ही चुने पड़ते हैं। चित्र को देखकर उत्तरदाता उत्तर को देते हैं। इस प्रकार के प्रश्नावली का प्रयोग कम शिक्षित एवं कम बुद्धि वाले लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की जो प्रश्नावली है वो कम पढ़े लिखे तो या अनपढ़ हो या अशिक्षित हो, ठीक है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, वो बुद्धि का प्रयोग करके वे उत्तर उसका सूचना देते हैं, ठीक है। चित्रों के प्रयोग द्वारा प्रश्नावली रोचक एवं आकर्षण बना दी जाती है, और चित्रों के द्वारा प्रश्नावली को रोचक एवं आकर्षण बना दिया जाता है। जैसे बोल सकते हैं नक्शा, इश्तिहार, वस्तुओं के नमूने, चिप इत्यादि सूचनादाता को ध्यान को आकर्षित करें और उसे उत्तर देने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों को अध्ययन करने में इस प्रकार की प्रश्नावली विशेष उपयोगी होती है, ठीक है, और विशेष उपयोगी होती है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है।
ये हो गया। अब प्रश्नावली की निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, प्रश्नावली के निर्माण की प्रक्रिया आप लोग को बता रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्नावली का चरण होना चाहिए, उसके बाद अनुसंधान समस्या की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद प्रश्नों की संरचना। मान लिया प्रश्न निर्माण कर सबसे पहले आपको चरण स्टेज का फॉलो करना होगा, उसके बाद अनुसंधान समस्या की जानकारी का पता करना होगा, उसके बाद प्रश्नों की जो प्रश्न उसका रचना करना होगा। प्रश्नों की भाषा इस प्रकार सरल एवं स्पष्ट हो कि सुना जाता उत्तरदाता में कोई कठिनाई असहमति महसूस ना करें। भाषा काफ़ी सरल होना चाहिए। प्रश्नों का स्वरूप कर्म निर्धारित करें और प्रश्नों का उस स्वरूप और कर्म को निर्धारित करें। प्रश्नावली में समस्या पर प्रकाश डालने वाले प्रश्न होना चाहिए और प्रश्नावली में क्या होना चाहिए, समस्या पर प्रकाश डालने वाले प्रश्न भी होना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रश्नों के संबंध में विशेषताओं से राय लेने चाहिए। जो प्रश्न आप तैयार कर रहे हैं अपने विशेषज्ञों से आप लोग को आज्ञा लेना चाहिए। प्रश्नावली का पूर्व प्रशिक्षण करें, प्रश्नावली को देख ले एक बार। प्रश्नावली की छपाई कंप्यूटर प्रिंट और विशेष पर ध्यान दें, कंप्यूटर रूप से विशेष पर इस पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। पहला पॉइंट है अनुसंधान समस्या की जानकारी। प्रश्नावली का निर्माण करने से पहले अनुसंधान समस्या के बारे में सारी प्रारंभिक जानकारी होना अनिवार्य है। समस्या में कौन कौन से पहलू हैं, किन पहलुओं को कितना महत्व देना है, अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। एक अच्छी प्रश्नावली का निर्माण तभी संभव होगा जबकि अन्य सभी बातों के बारे में पहले से सोच विचार कर लिया जाए। क्या एक अच्छे प्रश्नावली का निर्माण तभी हो सकता है जब उसे हम अच्छे सोच विचार कर ले, क्या गलत है क्या सही उसके बारे में सोचना होगा, तभी जाके विचार विमर्श किया जा सकेगा, ठीक है। इतना ही नहीं सूचनादाताओं एवं अनुसंधान क्षेत्र में प्रारंभिक जानकारी होना भी अनिवार्य है ताकि प्रश्नावली का स्वरूप क्या होगा अर्थात किस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाना है, इसका निर्धारण भी किया गया है। इसका निर्धारण किया जा सकता है। अध्ययन की इकाई के बारे में उपयुक्त निर्णय भी लेना जरूरी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रश्नों की रचना। अध्ययन समस्या सूचनादाताओं एवं अध्ययन क्षेत्र तथा अध्ययन की इकाइयों के स्पष्टीकरण के पश्चात दूसरा चरण अनुसंधान समस्या के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रश्नों का निर्माण करना है। इसका वास्तविक निर्माण करने से पहले यह निर्णय ले लेना चाहिए कि प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित करना है। क्या प्रश्नों की संरचना, आप सबसे पहले आप लोग को प्रश्न क्षेत्र का अध्ययन इकाई होना चाहिए। उसके बाद स्पष्टीकरण के पश्चात आप लोग को सरल अनुसंधान समस्या के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्नावली के निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम प्रश्नावली के निर्माण के क्या क्या बातों को ध्यान में। प्रश्न स्पष्ट एवं सरल हो ताकि प्रत्येक सूचनादाता उन्हें बिना किसी कठिनाई के साथ समझने में समर्थ हो, ठीक है। प्रश्नावली काफ़ी सरल स्पष्ट होनी चाहिए ताकि सूचनादाता आसानी से समझ सके। प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए अर्थात प्रश्नों को व्यवस्थित क्रम में लिखा जाना चाहिए, नहीं कि 1 लिखे 5 लिखे 15 लिखे 20 लिखे 50 लिखे, वैसा नहीं, 1 2 3 4 व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। प्रश्नावली को सीमित होना चाहिए अर्थात यह अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। प्रश्नावली को जो है वो सीमित होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, तो शोध का जो उत्तरदाता होगा वो बोर फील कर लेगा। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा लंबा, इसलिए काफ़ी सरल और छोटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्नावली में केवल वही आवश्यक प्रश्न होने चाहिए जो कि समस्या पर प्रकाश डालने वाले हैं। अनावश्यक प्रश्नों की प्रश्नावली में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रश्नावली के प्रत्येक भाग में उपयुक्त स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। प्रश्नावली के प्रश्नों की संरचना में भ्रामक पूर्ण, कठिन, संवेदनशील तथा भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि शोध उत्तरदाता या शून्यदाता को काफ़ी परेशानी हो, ठीक है। नेक्स्ट है अधिक किसी शब्द को प्रश्न में महत्व देकर बताना है तो उसे रेखांकित करना होगा। अधिक किसी प्रश्न को हम शब्द का प्रश्न में महत्व देकर बताना, उसे हमें रेखांकित करना होगा। प्रश्नावली का निर्माण करते समय अनुसंधान कर शोधकर्ता अपने पूर्व अनुभव पत्र उचित प्रयोग करना चाहिए तथा विषय से और विश्लेषण से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट है प्रिय स्टूडेंट, प्रश्नों की रचना के साथ साथ सहगामी पत्र भी तैयार किया जाना चाहिए जिसमें अनुसंधानकर्ता, संगठन, अध्ययन के क्षेत्र इत्यादि के बारे में पूर्ण जानकारी हो ताकि शून्यदाता के मन में संदेह उत्पन्न होने की संभावना समाप्त हो जाए। प्रश्नावली सहभागी पत्र प्रश्नावली अभिअंग है। तीसरा पॉइंट है सहयोगी तथा विशेषज्ञों से विचार विमर्श करना चाहिए। जब हम शोध कर रहे होते हैं तो सबसे पहले अपने सहयोगी और विशेषज्ञों से सलाह लेना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। प्रश्नों का निर्माण कर लेने के पश्चात पहले शोधकर्ता को प्रश्नों को स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए, तो उसकी रचना में जो भी कमियां रह गई उनको स्वयं दूर करना चाहिए। बाद में उसे अपने विषय सहयोगी एवं विशेषज्ञों से प्रश्नावली के बारे में राय लेनी चाहिए ताकि वह निश्चित किया जा सके कि जिस उद्देश्य के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया गया वह उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं। साथ ही साथ यह भी पता लगाया जा सके कि कोई महत्वपूर्ण पहलू छूट नहीं जाए। सहयोगियों एवं विशेषज्ञों की राय के संदर्भ में प्रश्नों की रचना में रह गई कमियों को दूर किया जाना चाहिए और बोला गया है कि जो भी कमियां रह गई उसे दूर कर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्नावली का पूर्व प्रशिक्षण। सहयोगियों एवं विशेषज्ञों से विचार विमर्श के पश्चात प्रश्नावली में अनेक संशोधन करके प्रश्नों को उसी क्रम में लिखा जाना चाहिए जिसे वह उन्होंने प्रश्नावली में सम्मिलित किया है। अध्ययन समग्र चुने हुए सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करके उत्तरदाताओं एवं पूर्ण निरीक्षण कर लेना अनिवार्य है ताकि प्रश्नों को समझने का निर्देशकों में कोई भी कमी ना रह गई है उसे दूर किया जा सके। ऐसे प्रश्नों को निकाल दिया जाना चाहिए जैसे कि उत्तर प्राप्त नहीं होते और प्रश्नों की सूचना एवं निर्देशों के आधार पर बोल सकते हैं कि उसे उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नावली की छपाई। प्रश्नावली का पूर्व प्रशिक्षण कर लेने के पश्चात तथा जो कमियां सामने आई उसे दूर कर लेने के पश्चात प्रश्नावली निर्माण की अंतिम चरण प्रश्नावली की छपाई है। पहले पृष्ठ एवं सहगामी पत्र होना चाहिए जिसमें से सूचनादाताओं को शोधकर्ता, उनके संगठन तथा अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। ठीक है, मिल सके। इसके बाद निर्देशन तथा वास्तविक प्रश्न होने के साथ प्रश्नों की बात का और आकृतिक सामाजिक अच्छा कंप्यूटर प्रिंट को निकालने के बारे में आकर्षण होना चाहिए। इसके बाद कागज, रंग, छपाई सब अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्नावली की पद्धतियाँ। तो प्रश्नावली के प्रत्यक्ष संबंध है, एक डाक या तथा ईमेल द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष संबंध के बारे में बताते हैं। पहली पद्धति का प्रयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है जबकि निर्देशन द्वारा चुने गए सूचनादाता एक ही स्थान पर हो, जैसे कि किसी कॉलेज में छात्र अथवा दफ्तर में कर्मचारी। इसमें शोधकर्ता सूचनादाताओं को प्रश्नावली स्वयं दे देता है तथा इन्हें आवश्यक निर्देश भी दे दिया जाता है कि शून्यदाता कर देकर प्रश्नावली शोधकर्ता वापस लौटा दे। यदि वह प्रश्नावली का प्रयोग प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा किया जाता है तो सहगामी पत्र में कोई आवश्यक नहीं है कि इसमें राज्य की सूचनादाताओं के कठिनाइयों एवं शंकाओं को समाधान में शोधकर्ता किया जा सके। डाक द्वारा, ईमेल द्वारा प्रेषित। ठीक है, जब सूचनादाता अधिक विस्तृत क्षेत्र में बिखरे होते हैं तो शोधकर्ता उसे प्रकाशित डाक ईमेल द्वारा भेज देता है तथा वह सूचनादाताओं के उत्तर भरकर वापस रिटर्न भेज देता है और शोधकर्ता के डाक या ईमेल द्वारा ही भेज दिया जाता है। डाक एक टिकट लगा है लिफाफा वापसी के लिए शोधकर्ता सामग्री संकलन के साथ सूचनादाता को भेजता है, परंतु अनेक बार ऐसा होता है कि अधिकतर अथवा कुछ सूचनादाताओं को प्रश्नावली में भरना वापस नहीं जाया जाता है। ये इस तरह ये आपका ये समाप्त हो गया प्रिय स्टूडेंट, और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग को गुण दोष बताएंगे और उनकी एक अच्छी प्रश्नावली की कैसे तैयार किया था उसके बारे में बताएंगे और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास किए। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, धन्यवाद।